आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेताबी तेरे इश्क की भाग 10 शुरू करने से पहले आप सभी का आभार दोस्तों। हेलो श्री, हम कह रहे थे कि आज तनी जल्दी आना बेटा, काहे कि तुमको भी ठीक से तैयार होना पड़ेगा नु। ज़्यादा काम से थका हुआ मुँह लेकर लड़का वाला के सामने जाओगे तो का कहेगा सब। स्नेहलता भी होगी साथे, उसको भी 4 बात कहने का मौका मिल जाएगा। श्री ने धीरे से कहा, जी मम्मी। पुष्पा जी ने उत्साह से कहा, टाइम में नहीं है ना तो पार्लर भी चल जाती, तनियो फेशियल बेसियल भी करवा लेती ना तो चमक जाती तुम। श्री चुप रही। तभी रतन पुष्पा जी से फ़ोन लेकर बोली, दी तुम चिंता मत करो, तुम्हें फेशियल की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी स्किन वैसे ही चमकती है, मतलब कि ग्लो करती है। तुम्हारी जगह मम्मी को पार्लर ले जाती हूँ। सुबह से टेंशन के मारे मम्मी का चेहरा काला पड़ गया है। पुष्पा जी रतन के सर पर एक चपत लगाकर बोली, ओल झलूल बोले बिना ये लड़की का खाना नहीं पचता है। रतन ने सर सहलाते हुए कहा, क्या मम्मी, क्या गलत कहा मैंने। रतन ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा, दी देखो तुम्हारी वजह से मम्मी ने मुझे मारा, अब तुम इसकी भरपाई करोगी। पुष्पा जी ने घूर कर रतन को देखा और थप्पड़ दिखाते हुए बोली, हम कर दें? बोलो जी, हम बढ़िया से भरपाई कर देंगे। रतन फ़ोन लिए पुष्पा जी से दूर भाग गई और श्री से बोली, दी समोसा चाट लेती आना, बहुत दिन हो गए आज। लेकिन घर में तो क्या दी, मेहमानों को थोड़ी खिलाना है, हम चारों खा लेंगे ना। श्री रतन को इनकार नहीं कर सकती थी। वैसे भी बहुत दिनों बाद रतन ने जिद की थी या अपने असली रूप में लौटी थी। ठीक है बाबा, ला रही हूँ, मम्मी को ज़्यादा तंग मत करना, समझी। श्री रतन की बातों से मुस्कुरा दी और फ़ोन रख दिया। शाम के 5 बज रहे थे। गर्मी बढ़ने लगी थी। पुष्पा जी ने लड़कियों के कमरे से कूलर निकालकर हॉल में लगवा दिया था ताकि मेहमानों को आराम हो। श्री ने एक सलेटी रंग का सूट पहना हुआ था जिस पर लाल कढ़ाई थी और दुपट्टा भी लाल था। बालों के दोनों किनारों को उठाकर पीछे एक छोटा सा क्लचर लगा रखा था। रतन ने उसके बालों में पीछे से कंघी करते हुए कहा, एकदम परफेक्ट। राशि ने रतन से कहा, अभी परफेक्ट नहीं है दी। राशि ने श्री के दाहिने हाथ में एक मोटा कड़ा पहना दिया और तनु ने बाएं हाथ में श्री के फेवरेट घड़ी पहना दी और बोली, अब हुआ ना परफेक्ट। रतन ने भी सर हिला दिया, लेकिन श्री मुस्कुरा नहीं पा रही थी। चारों लड़कियां अपने कमरे में थी। बुआ दादी हॉल में सोफे पर बैठी पुष्पा जी को निर्देश दिए जा रही थी। दुल्हीन, तुम नाश्ता पानी लेकर आना, चाहे श्रद्धा के हाथ से ही दिलवाना, समझी। और लड़की को समझा दो, नज़र झुका के बात करेगी तनी, ढेर आँख में आँख डाल के बात करने वाली लड़की को लोग पसंद नहीं करता है। और हाँ, अपने तीनों छोटका सन को समझा दो कि चुपचाप अपना कमरा में रहेगी, सब बाहर नहीं निकलेगी। काहे कि कितना बार होता है कि रिश्ता कोनो और बहन का खातिर आता है और लड़का पार्टी कोनो और बहन को पसंद करके चला जाता है। पुष्पा जी इस वक्त बुआ जी की कोई भी बात काट नहीं पा रही थी। वो बेहद नर्वस थी। उन्होंने अंदर जाकर सभी लड़कियों को सब कुछ समझा दिया। श्री विरोध करना चाहती थी, वो अकेली उन सबके सामने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पुष्पा जी के भाव देखकर वो चुप रह गई। तभी डोर बेल बजी। पुष्पा जी उत्साहित होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी प्रेम जी ने उन्हें रोक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ गए। स्नेहलता जी अपने साथ मेहमानों के लिए आ चुकी थी। अंदर बैठी लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगी थी। रतन ने कहा, डोंट वरी दी, हम कमरे में ही हैं, किसी ने भी अपनी लाइन क्रॉस की तो हम भी इस कमरे की चौखट पार कर देंगे। श्री ने गहरी सांस ली और फूंक मारकर हवा बाहर छोड़ दी। बाहर प्रेम जी और पुष्पा जी हाथ जोड़े मेहमानों को स्वागत कर रहे थे। नमस्ते नमस्ते भाभी, आइए आइए। प्रेम जी ने आदर सहित सभी को अंदर बुलाया। स्नेहलता जी ने चहकते हुए कहा, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? और पुष्पा, तुम कैसे हो जी? कितना दिन मिलते हैं हम लोग, होली का दिन बाद से आज भेंट हो रहा है, बताओ। पुष्पा जी ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। फिर स्नेहलता से बोली, अब क्या करिएगा, जब भेंट होना लिखा रहेगा तब ना होगा। स्नेहलता, ये बात तो एकदम सही बोली। फिर स्नेहलता ने अपने साथ आए मेहमानों का परिचय करवाया। ये सिया राम प्रसाद यादव जी हैं, इनका परिवार, पत्नी लालती देवी जी, इन्हीं का बेटा को भी श्री बहुत पसंद आ गई है। वो होली के दिन देखा था ना श्री को, सिया राम जी की काया जितनी दुबली पतली थी, लालती जी की शरीर उतना ही भरा हुआ। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के विपरीत व्यक्तित्व वाले थे, लेकिन दोनों में एक बात समान थी, दोनों के चेहरे पर दिखावा साफ नजर आ रहा था। पुष्पा जी थोड़ी नर्वस हो रही थी, कारण था सामने बैठा जोड़ा बेहद संपन्न नजर आ रहा था। लालती देवी ने कम से कम 10 तोले का सोना अपने शरीर पर धारण किया हुआ था
और सियाराम प्रसाद यादव के गले में सोने की चेन जो झांक रही थी कम से कम 3 तोले की थी। उनकी उंगलियों पर जितना मांस नहीं था उतनी अंगूठियां नजर आ रही थी। सोने के फ्रेम वाला चश्मा उनकी आंखों पर सुसज्जित था। पुष्पा जी ने मेहमानों को आदर के साथ बैठने को कहा और पानी लाने किचन में चली गई। लालती देवी अपनी पारखी नज़रों से घर का मुआयना करने लगी। फिर कुछ पल बाद बोली, स्नेहलता जी, आप तो बोली थी कि लड़की अच्छा कमाती है, बम्बई से का जाने कौन सा कोर्स करके आई रही, लेकिन घर देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। प्रेम जी ने ये बात सुनी तो स्नेहलता जी की तरफ उनकी नज़रें घूम गई। स्नेहलता जी ने यह बात संभालते हुए कहा, अरे का जी आप भी ना, अभी कितना दिन हुआ है श्री का काम शुरू हुआ, 6 महीना हुआ होगा, तो इतना जल्दी का महल खड़ा हो जाएगा। और अपना बेटी का पैसा से भाई साहब थोड़े अपने लिए घर बनवाएंगे। प्रेम जी को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन वो चुप रहे। पुष्पा जी किचन से नाश्ते की ट्रे थामे चली आई। उन्होंने प्लेट में नाश्ता निकाला और मेहमानों के सामने परोस कर रखते हुए मनोहार से बोली, लीजिए ना। लालती देवी ने प्लेट से समोसा उठाते हुए कहा, हमको जरा फ्राई की हुई चीज़ खाना मना है, ब्लड प्रेशर का दिक्कत है। पुष्पा जी ने कहा, अरे कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता है, अगो खाइए ना। लालती देवी के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो कोई पसंदीदा चीज़ उन्हें मिल गई हो। समोसे खाते हुए जो तृप्ति उनके चेहरे पर थी, ऐसा लगा मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। चाय नाश्ते के बाद पुष्पा जी श्री को लेकर आई और मेहमानों के साथ बिठा दिया। बाकी बहनों को कमरे से बाहर निकालने की मनाही थी। श्री अपने दिल की हलचल छुपाते हुए चुपचाप बैठ गई थी। लालती जी की पारखी नजरें श्री को परख रही थी। उन्होंने यूनिवर्सल सवाल पूछ ही लिया श्री से, श्रद्धा, खाना बनाना आता है? श्री ने हाँ में गर्दन हिला दी। काका बना लेती हो जी? सब कुछ, वेज और नॉन वेज सब बना लेती हो काजी? सिलाई कढ़ाई कुछ आता है? श्री ने हाँ में सर हिला दिया तो आगे स्नेहलता जी बोली, अरे डिजाइनिंग तो ई पढ़ के आई है बम्बई से। इसके बाद स्नेहलता जी ने विस्तार से श्री के काम के बारे में सब कुछ बता दिया। श्री की सुंदरता देखकर तो पहली ही नज़र में लालती देवी और सियाराम जी को श्री भा गई थी, लेकिन लड़के वाले होने का क्या ही लाभ जो 2-4 दिन एक ना निकाले। स्नेहलता जी ने कहा, का लालती जी, लड़की पसंद है ना आपको? लालती जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक ही है। स्नेहलता जी बोली, ठीक नहीं, बहुत अच्छी है। आपका सागर को इससे सुंदर लड़की नहीं मिलेगी, लिखवा के ले लीजिए हमसे, तो रिश्ता तय करें। लालती जी कुछ कहती इससे पहले ही प्रेम जी ने कहा, अभी तक पहले हम लड़का को देखेंगे, उसको जांचेंगे, रिश्ते का बात अभी नहीं, बाद में कभी होगा। प्रेम जी ने दृढ़ता से कहा तो पुष्पा जी ने सर हिला दिया। प्रेम जी ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी थी और पुष्पा जी ने उनकी बात का समर्थन भी कर दिया था। तभी स्नेहलता जी ने कहा, बस इतना सा बात कर लिया, रिश्ता में देर काहे करना? लड़का तो हम लोग का साथ ही आया है, लेकिन लड़की देखने लड़का को नहीं ले जाया जाता ना, इसलिए वो गाड़ी में बैठा है। प्रेम और पुष्पा जी ने एक दूसरे को हैरानी से देखा तो स्नेहलता जी ने कहा, अब गांव में रहते लोग तो इतना सोचते, लेकिन बाहर के इतना सोचता है, यहाँ के अपना खानदान वाले हैं कि शिकायत करेगा। बोला, लीजिए लड़के को भी भीतर, देख लीजिए, बतिया लीजिए, संतोष हो जाए। का लालती जी सही कह रहे हैं ना? लालती जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बबुआ तो अइबे किया है, हम फ़ोन कर दे रहे हैं कि भीतर आ जाए। प्रेम और पुष्पा जी ने भी सर हिला दिया, लेकिन श्री अब घबराने लगी थी। मन ही मन वो प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह ये रिश्ता ना हो। वो मन ही मन कह रही थी, हे भगवान, लड़का ऐसा हो जिसे देखते ही मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। भगवान करे कि उसकी हाइट मुझसे भी कम हो, वो बोले तो लगे कि कौवा बोल रहा है, उसकी शक्ल गधे जैसी हो, उसके दांत बाहर हो, उसके सर पर बाल ही ना हो, उसका पेट निकला हुआ हो और उसकी चाल बंदर जैसी हो। मन ही मन बड़बड़ाती हुई श्री सर नीचे झुकाए बैठी हुई थी। प्रेम जी ने श्री से कहा, बाबू तुम अंदर जाओ, जब जरूरी होगा तो बुलवा लेंगे। श्री को जैसे यही तो चाहिए था, वो तुरंत उठकर अंदर चली गई। रतन और तनु के कान तो बाहर ही लगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने श्री से कुछ नहीं पूछा और वो भी लड़के के आने के इंतजार करने लगे। लालती जी 2 बार अपने बेटे को फ़ोन कर चुकी थी, जो गाड़ी में ही बैठा हुआ था, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं पहुँचा था। लालती जी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, वो कहा है ना कि बहुत सीधा है बबुआ, आने में लाज लग रहा है उसको, लेकिन आ रहा है, थोड़ी ही देर में आ रहा है। अंदर रतन का बड़बड़ाना चालू था। लड़का सड़क पर गाड़ी से निकल कर आ रहा है या अपने घर से बैलगाड़ी में आ रहा है? मतलब आधे घंटे से महाशय भीतर नहीं आए हैं। तभी राशि ने कहा, इधर आओ दी, पता चल जाएगा कि वो महाशय अब तक क्यों नहीं आए। श्री बिना किसी रुचि के बिस्तर पर बैठी अपना फ़ोन देखने लगी। रतन और तनु राशि के पास भागी, जो खिड़की के बाहर कुछ देख रही थी। खिड़की से बाहर का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था।
वहाँ एक सफ़ेद रंग की डिज़ायर कार खड़ी थी जिसमें एक लड़का अंदर बैठा हुआ था और दूसरा बाहर खड़ा पहले वाले को बाहर आने के लिए कह रहा था। वो लड़का बाहर आता और फिर अजीब तरीके से शर्माकर गाड़ी के भीतर बैठ जाता। यही क्रम बार बार चला। राशि ने कहा, इसी कार में वो लोग आए हैं। तब तो पता नहीं था कि इसमें से वो लड़का भी हो सकता है, लेकिन अब पता है कि इनमें से एक हमारे कभी ना हो सकने वाले जीजू हैं। राशि ने जब अपनी बात पूरी की तो रतन और तनु ने उसे अजीब नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। राशि ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ तो और नहीं तो क्या, ये इस एंगल से हमारे जीजा जी बनने लायक हैं। ये कहकर राशि वहाँ से हटकर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। रतन और तनु गौर से उसे देखने लगी। रतन ने कहा, ये तो कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहा है। जब इसे भीतर बुलाया गया तो आ क्यों नहीं रहा? तनु ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि ये प्रसाद यादव नहीं, प्रसाद शर्मा है। रतन ने चौंकते हुए कहा, क्या ये यादव नहीं है, ये शर्मा है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। पापा दूसरी शादी में शादी के लिए तैयार हैं? राशि ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओहो रतन दी, तनु दी का कहने का मतलब है कि ये लड़का बहुत शर्म कर रहा है। पता नहीं कैसा नमूना है। श्री का ध्यान इन बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। उसने हेडफोन लगा लिए और खुद को रिलैक्स करने के लिए गाने सुनने लगी। बाहर लालती और स्नेहलता जी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि भीतर तक सुनाई पड़ रही थी। लालती जी ने फिर से फ़ोन घुमाया और मिस्री खोलती हुई ऊंची आवाज़ में बोली, बबुआ क्या कर रहे हो भाई? जल्दी आओगे तो जल्दी रिश्ता तय करेंगे ना। रतन, तनु और राशि ने देखा कि गाड़ी के भीतर बैठे लड़के ने फ़ोन पर बात सुनकर सर हिला दिया और हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला। बाहर वाले लड़के ने उसके कपड़े और बाल ठीक किए और उसका हाथ पकड़कर प्रेम जी के घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ मिनट बाद ही प्रेम जी के दरवाजे पर दो लड़के खड़े थे। स्नेहलता जी ने उन्हें देखते ही कहा, आओ बबुआ, कितना देर लगा दिए, अब आओ भीतर आओ। प्रेम और पुष्पा जी की नज़रें दोनों लड़कों पर टिक गई। एक लड़का सामने खड़ा था और दूसरा लड़का कंधा पकड़े उसके पीछे। दोनों ही लड़के एक साथ अंदर आए तो लालती जी अपनी जगह पर खड़ी होकर बोली, आओ आओ बेटा, इतना देर किया जाता है का? कब से इंतजार कर रहे हैं लोग। लालती जी ने प्रेम और पुष्पा जी की तरफ देख कर कहा, ये लीजिए, हमारा लड़का आ गया, बहुत भोला शरीफ है। दोनों लड़के खड़े थे तो प्रेम जी ने उन्हें बैठने को कहा। पहले लड़के ने दूसरे लड़के को पहले बिठाया और फिर खुद भी उसके साथ बैठ गया। प्रेम जी ने लड़के से पूछा, बेटा क्या नाम हुआ आपका? जी मैं साहिल हूँ। ये सागर। बेटा आप क्या करते हो? जी मैं सागर के साथ रहता हूँ। प्रेम और पुष्पा जी उलझन में दोनों लड़कों को देख रहे थे। लालती जी ने बात को संभालते हुए कहा, करना क्या है यादव जी, हमारा इतना धन है कि बबुआ कुछ नहीं करेगा तो भी इसका बाल बच्चा बैठ के खाएगा। सच बोले तो बबुआ को आज तक कोनो काम करने नहीं दिए हैं। वो कहा है ना कि इकलौता है, अब बड़ी दुलरिया है। प्रेम और पुष्पा जी लालती जी की बातों से और ज़्यादा उलझन में पड़ गए थे। दोनों की नज़रें साहिल पर थी। देखने में तो वो लड़का सुंदर और सुशील था। प्रेम जी ने साहिल से पूछा, लेकिन बेटा अपना काम होना ज़रूरी होता है ना? बाप दादा का संपत्ति पे कितना दिन बैठ के खाओगे? हमारी श्री काम करती है तो उसका पति पे मेहनत करने वाला चाहिए। पुष्पा जी बोली, सही बोली जी, तभी मियाँ बीवी में इज्जत और प्यार रहता है। साहिल ने कहा, सही कह रहे हैं अंकल आप। मम्मी पापा तो सागर को बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए काम नहीं करने देते। लेकिन सागर एक दिन अपना पैरों पर खड़ा हो ही जाएगा। प्रेम जी बोले, हमको सागर से क्या मतलब, हम तो आपका बारे में ही जानने का कोशिश कर रहे हैं। प्रेम जी के बात से वहाँ एक पल के लिए खामोशी फैल गई। स्नेहलता जी ने हंसते हुए कहा, कहाँ भाई साहब आप भी ना, लगता है कोई गलत फहमी हो गया है, लड़का साहिल नहीं सागर है। स्नेहलता जी की बात सुन प्रेम और पुष्पा यादव एकदम भौचक्के रह गए। उनकी नज़र सागर पर पड़ी जो शर्माता हुआ मुस्कुराता हुआ साहिल की पीठ में अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। पुष्पा जी का मुंह खुला रह गया। उन्होंने सागर को लड़कियों जैसी हरकत करते देखा तो उनका खून ही जल उठा। स्नेहलता जी तुरंत उठकर बोली, लड़का बहुत संस्कारी या एकदम सीधा साधा है पुष्पा, श्री को तो ऐसा ही लड़का चाहिए। वो कहा है कि श्री काम धाम करेगी, उससे भी सागर को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आजकल का लड़का लोग को काम करने वाली लड़की कहाँ अच्छी लगती है। प्रेम और पुष्पा जी की नज़रें सागर पर ही थी। सागर ने अब तक एक शब्द भी कुछ नहीं कहा था। उसके भीतर आत्मविश्वास की बेहद कमी थी और साहिल मानो हरदम उसकी कमी छुपाने के लिए उसके साथ बैठा था। प्रेम और पुष्पा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। स्नेहलता जी ही कुछ ना बोले जा रही थी। श्री को बुलाइए भाई साहब, हम तो कहते हैं कि लड़की को कुछ दे के रोका लीजिए लालती जी। फिर एक दिन पुष्पा आ गई, भाई साहब आपका घर आके सागर को रोक लेंगे।
लालती जी ने कहा। हाँ हाँ, काहे नहीं, बुलाइए लड़की को बाहर। पुष्पा जी ने कहा। अबे इतना हड़बड़ाने का बात का है, थोड़ा समय दीजिए हम लोग को, तनी आपस में हम लोग राय बात करेंगे, उसके बाद कुछ लेन देन या रोके की रस्म होगा। स्नेहलता जी बोली। अब आप लोग सोचते रहिएगा, अभी श्री को बुलाइए। अच्छा, हम ही बुला के आते हैं। उधर कमरे में रतन ने श्री के कानों से हेडफोन निकाल दिया था। वो उसे घूरते हुए बोली। दी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, हम सब क्या कह रहे हैं? श्री ने बैठते हुए कहा। क्या कह रही हो रतन? वो हम तीनों ने लड़के को देखा तो क्या? वो एकदम नमूना लग रहा था। दो लड़के हैं, एक गाड़ी से बाहर ही नहीं आ रहा था और दूसरा उसे छोड़कर भी नहीं जा रहा था। श्री तो? अब राशि ने चिढ़कर कहा। दी, आप तो करते रहो और पता चला कि आपके तोते उड़ गए। अरे बाबा, साफ साफ बताओगे तुम सब? दी, बताने वाली नहीं दिखाने वाली बात है, अब हम कैसे समझाएं? तनु ने मुंह बनाते हुए कहा। चारों आपस में बातें कर रही थी कि स्नेहता जी कमरे में चली आई। अरे लड़कियां, क्या हो रहा है जी? श्री उठकर खड़ी हो गई। स्नेहलता जी ने कहा। बधाई हो श्री, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। श्री के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, साथ ही बाकी तीनों के भी। वो तीनों कुछ कहती उससे पहले ही स्नेहलता जी का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। बाहर प्रेम और पुष्पा जी अपनी जगह पर खड़े थे। प्रेम जी ने अपने हाथ जोड़ रखे थे और कह रहे थे, बहन जी अभी के लिए हम लोग को माफ़ करिए, अभी हम लोग कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, कुछ सोच विचार का बाद ही कुछ तय करेंगे। श्री को माजरा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि प्रेम और पुष्पा जी अपने मेहमानों को इस वक्त विदा करना चाहते थे। साफ साफ इनकार नहीं किया जा सकता था ना, इसीलिए वो समय मांग रहे थे। तभी स्नेहलता जी उनके पास पहुंचकर बोली। कहाँ हुआ भाई साहब? पुष्पा जी स्नेहलता के पास तभी आवाज़ में बोली। अभी आप मेहमान लोग को लेकर जाइए, फ़ोन पे बात होगा आगे। श्री आगे आई, तभी उसकी नज़र सामने बैठे लड़कों पर पड़ी। उसने चौंकते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सभी की नजरें श्री की तरफ घूम गई। वहीं सागर साहिल के पीठ में चेहरा छुपाकर दुबक गया। साहिल और सागर को अपने घर में अपनी आंखों के सामने देखकर श्री का सारा संकोच खत्म हो गया था और मानो वो उन दोनों पर झपट ही जाती, लेकिन बाकी सबका ख्याल करके वो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई और आंखें दिखाते हुए बोली। तुम दोनों मेरे घर भी पहुंच गए? उस दिन का थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गए? श्री की बात सुनकर सभी अचंभे में पड़ गए। श्री ने बोलना जारी रखा। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की यहाँ आने की? निकलो, अभी के अभी निकलो यहाँ से। सागर जो साहिल के पीछे छुपा था, वो जल्दी से अपनी माँ के पास चला गया और उनका आंचल पकड़कर खड़ा हो गया और रोनी सूरत बनाकर बोला। मम्मी आप समझाओ ना, हम बुरे नहीं हैं। श्री के सर पर मानो बिजली गिरी। मतलब इसी लड़के का रिश्ता आया है? श्री ने अपने आप से सवाल किया। लालती जी ने गुस्से में कहा। ये हो का रही है फूला जी, आपकी बेटी पागल है का जी? और इका कह रही है थप्पड़? किसको मारी हाई थप्पड़? अब श्री के हाथ पांव फूलने लगे थे। उसने एक नज़र सभी पर डाली। पुष्पा और प्रेम जी सवालिया नज़रों से श्री को देख रहे थे और बुआ दादी उसे गुस्से में देख रही थी। प्रेम जी ने श्री के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डरो नहीं बाबू, बोलो क्या हुआ था? श्री ने धीरे से कहा। पापा, उस दिन दुकान पर यही दोनों थे जो बदतमीज़ी कर रहे थे और मैंने इसे थप्पड़ लगाया था। पुष्पा जी ने जलती आंखों से स्नेहलता को देखा और फिर लालती जी को और उनके पति के सामने हाथ जोड़कर बोली। हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अभी मुलाकात यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लालती जी उठकर हाथ नचाते हुए बोली। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम लोग, रखिए अपना नकचड़ी बेटी को, नहीं करना ही घर में हमको अपना बेटा का शादी। पुष्पा जी की मुट्ठियाँ भिज गई थी, लेकिन मेहमानों का लिहाज करके वो कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने स्नेहलता की तरफ मुड़कर कहा। बाकी बात फ़ोन पे करते हैं आपसे। स्नेहलता ने सर हिला दिया और मेहमानों के साथ निकल गई। उनके निकलते पुष्पा जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया और कुर्सी पर बैठ गई। बुआ जी जो अब तक का सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रही थी, उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं कि लड़की लोग को ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, लेकिन सुनने वाला कौन है यहाँ? अब समझ आ रहा होगा कि सही कहते थे हम। बताओ, लड़का को झापड़ मार दी है, कौन हिसाब से संस्कारी लड़की का लक्षण है? पुष्पा जी फट पड़ी। बुआ जी अब चुप रहिएगा, लड़के का लक्षण नहीं दिखा आपको? एक नंबर का लचकीला और औरतों जैसा व्यवहार लग रहा था, अपना दोस्त का पीछे लुकवा के मुस्कुरा रहा था। स्नेहलता को भी छोड़ेंगे नहीं हम, ऐसे लड़का का रिश्ता लेकर आई थी वो। श्री के दिल का बोझ उतर गया था, भगवान ने उसकी सुन ली थी। इस लड़के को देखते ये रिश्ता रिजेक्ट हो गया था। वो पुष्पा जी के पास बैठ गई और शांत करवाते हुए बोली। मम्मी शांत हो जाइए, जाने दीजिए। अरे इसे कैसे जाने दे बेटा, कितना तंग कहती हो हम लोग को। रतन का साथ वो सब हुआ था, कितना परेशान थे हम लोग, उसमें भी फ़ोन कर करके तंग करके रख दी थी। आज उसका लड़का में ही खोट निकला।
बुआ जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, लचकीला सही लेकिन लड़का तो था। इस घर का लड़की लोग जोन जोन कर्म कर ली है और हिसाब से कोनो रिश्ता नहीं आने वाला। पुष्पा जी पूरी तरह से भड़क चुकी थी। वो प्रेम जी से गुस्से में बोली, हम कह दे रहे हैं कल का टिकट कटवाइए इनका और लेकर छोड़ कर आइए इनको इनका घर। जब देखो तब हमारी बेटी लोग को कोसती रहती है ही। प्रेम जी ने पुष्पा जी को शांत कराने की कोशिश की। रतन, राशि और तनु भी कमरे से बाहर निकल आई थी और राशि और रतन पुष्पा और श्री के पास चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया था। तनु ने अचानक से कहा, लेकिन मानना पड़ेगा मम्मी, बहुत पैसे वाले हैं वो लोग। मैंने खिड़की से देखा। मैंने तो सुना है कि उनके पास 3-3 कार हैं और इतना सोना पहनकर घूमते हैं वो, तो उनके घर में कितना सोना होगा। अरे इससे ज़्यादा सोना तो तुम्हारी माँ के पास है, बुआ जी ने फटाक से कहा। तनु ने कहा, मम्मी के पास 2-4 गहनों के अलावा कुछ और भी नहीं है बुआ दादी। अरे तुम लोग को कहाँ पता, तुम्हारी दादी सास का सारा गहना, तुम्हारी दादी का सारा गहना और फिर तुम्हारी माँ का सारा गहना, ये सब दुल्हन के ही पास है ना। बुआ जी ने एक चिंगारी छोड़ डाली थी। पुष्पा और प्रेम जी के चेहरों पर एक अजीब सा भाव आया था। रतन, श्री और राशि ने तो उन बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन तनु की आंखें और मुंह खुला रह गया था। तनु तुरंत पुष्पा जी के पास पहुंच गई। ये सच है क्या मम्मी? लेकिन आप तो कभी 2-4 गहनों के अलावा कुछ नहीं पहनती। पुष्पा जी ने बात बदलते हुए कहा, चलो चलो हटो, आज तुम चारों बहनों का जिम्मा है रात का खाना बनाना, हम थक गए हैं। इतना कहकर पुष्पा जी अपने कमरे में चली गई। तनु के चेहरे पर सवाल देखकर बुआ जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी थी। शायद उन्हें वो कमज़ोर कड़ी मिल गई थी जो इस परिवार की खुशियों की नींव हिला सकती थी। युवराज को श्रीराम पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी उसका मन विचलित था। वो श्री के फ़ोन के इंतज़ार में था। साथ ही अगले दिन होने वाली मुलाकात के बारे में सोचकर भी वो नर्वस था। खाने के टेबल पर सारा भार्गव परिवार एकत्रित था। सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ बात कर रहे थे, लेकिन युवराज चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। सावित्री जी, शालिनी जी और अलका जी सभी पुरुषों को खाना परोस रही थी। सत्य प्रकाश भार्गव ने युवराज से कहा, युवराज आप कुछ विचलित दिखाई दे रहे हैं, तबीयत तो सही है ना आपकी? सबका ध्यान युवराज की तरफ चला गया। शालिनी जी ने तुरंत उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया और उसके माथे को छू कर बोली, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ और मुरझाया हुआ सा क्यों है युवराज? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ, तबीयत ठीक है, मैं बस यूं ही कुछ सोच रहा था, सोम प्रकाश भार्गव ने कहा। आजकल आप बहुत व्यस्त रहने लगे हैं। बहन की शादी की तैयारियों और महाविद्यालयों के साथ साथ समाज सेवा भी शुरू कर दी है आपने। ऐसे में आप स्वयं पर ध्यान ही दे पा रहे हैं। सोम प्रकाश भार्गव का संकेत रतन और चिराग वाले मसले की ओर था। मेरा ध्यान रखने के लिए ये परिवार है ना पिताजी, और फिर मैं जो कुछ भी करता हूँ अपना उत्तरदायित्व समझकर करता हूँ। आपके स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर ही है युवराज, ये आपको समझना होगा। और फिर आपने अकेले रहने का जो फैसला किया है, इसके बाद आपके जीवन का हर उत्तरदायित्व और भार आपको अकेले ही उठाना होगा। पिताजी क्षमा करें, लेकिन मैंने अकेले रहने का फैसला नहीं किया है। मैंने उस कन्या के अलावा अन्य किसी से विवाह ना करने का फैसला लिया है। और वो कन्या कब मिलेगी? श्रीराम पर विश्वास है मुझे पिताजी, वो ज़रूर मिलेगी। युवराज की आंखों में आत्मविश्वास देखकर कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सभी के मन में ये प्रार्थना चल रही थी कि युवराज को जल्दी से वो कन्या मिल जाए। वहीं संजय कुछ और ही सोच रहा था। भोजन के उपरांत सभी अपने अपने कमरों में थे। तभी संजय युवराज के कमरे में आया। अब मुझसे भी बातें छुपाने लगा है बे? क्या है संजू? वही तो पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ तो है जो तूने किया है पंडित, और मुझे नहीं बताया। ऐसे तो कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन कुछ करने वाला ज़रूर हूँ। क्या क्या करने वाले हो? मैंने कल श्रद्धा जी को मिलने के लिए कहा है। कल मैं उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने वाला हूँ। संजय चौंक गया था। क्या विवाह का प्रस्ताव? युवराज ने सर हिला दिया और संजय उसे घूरता रहा। पुष्पा जी का मूड उखड़ा हुआ था। कल जो कुछ भी हुआ था वो भूल नहीं पा रही थी। प्रेम जी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो समझ भी रही थी, लेकिन कुछ बातें अपने बस में नहीं होती। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद कहाँ थी। रात के खाने के समय श्री उन्हें बुलाने आई। मम्मी चलिए खाना खा लीजिए ना। तुम लोग खा लो श्री, हमको मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है मम्मी? खाना खाने से पूरा मूड भी सही हो जाता है। बाबू खा लो तुम लोग, जिद मत करो। मम्मी आपके बिना मैं नहीं खाऊंगी। श्री भी वहीं बैठ गई तो पुष्पा जी उठकर बैठ गई। तुम मानोगी नहीं जी। श्री ने ना में सर हिला दिया। पुष्पा जी ने कोई रास्ता ना देखकर कहा, ठीक है बाबा चलो। श्री पुष्पा जी के गले लग गई और उन्हें बाहर ले आई।
पुआ दादी टेबल पर बैठ चुकी थी। पुष्पा जी को बाहर आता देख रतन भागकर उनके पास आकर बोली, थैंक यू मम्मी जो आप आ गई, वरना श्रीदी हमें भूखा ही रख देती। पुआ दादी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, हाँ माँ एक चमची बनी है, बूढ़ी औरत को टाइम से खाना भी नहीं नसीब में। आज भाई जिंदा रहती तो हमको उनका बहू का ऐसा बात सुनना नहीं पड़ता। पुष्पा जी का दिल फिर से जलने लगा था। प्रेम जी बीच में बोले, पुआ जी ऐसा बात काहे कह रही हैं, आपका ध्यान हम लोग अच्छे से रखते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो बराबर ये बात को मन में रखते हैं, तो आपको भी ऐसा वैसा कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे बाकी लोग का मन दुखे। अभी 2 हफ्ते बाद डॉक्टर के जाना है, तब तक शांति से रहिए। प्रेम जी ने तनु से कहा, ए तनु पुआ दादी को खाना सबसे पहले परोस के दो, आगे से कोई खाए ना खाए पुआ दादी को समय पर खाना दे दिया करोगी तुम, समझी। तनु ने सर हिला दिया, बुआ दादी के लिए खाना परोसने लगी। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे। बुआ दादी ने आवाज़ लगाई, तनुआ ए तनुआ। तनु कमरे से निकलकर बुआ दादी के पास चली आई। राशि कंबल ओढ़कर लेट गई। रतन के एग्जाम्स हो चुके थे तो अब वो आराम से लैपटॉप में कोई फिल्म देख रही थी। श्री लेटे हुए आज पूरे दिन जो भी हुआ वो सोचने लगी। तभी उसे युवराज का ख्याल आया। वो एकाएक चौंक कर बैठ गई। रतन ने उसे हड़बड़ाते हुए देखा तो अपने कानों से हेडफोन निकाल कर रख दिया। पूछने लगी, दी क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, तुम फिल्म देखो। रतन ने श्री को अजीब सा व्यवहार करते देखा तो उसने लैपटॉप बंद कर दिया। बोली, दी क्या हुआ बताओ ना प्लीज़। उधर बुआ दादी ने तनु को अपने पास बिठा लिया। अब कहाँ कहें हम, जमाना बहुत ख़राब है। अपन लोग भी बिना कुछ स्वार्थ का कोनो काम नहीं करता है। अपना माई बाप भी अपना बच्चा लोग को इस सोच के पालता पोसता है कि बुढ़ापा में ये लोग सेवा करेगा। ऐसा नहीं है बुआ दादी, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता तो सबसे ज़्यादा निस्वार्थ होता है। हम चारों बहनों को भी मम्मी पापा ने पाला है तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तनु ने कहा, हमको तो ऐसा नहीं लगता है बाबू, तुम लोग तो बड़ी भोली हो। आज ना तुम छोटकी दुल्हन को मम्मी मम्मी करती रहती हो ना, बाकी तुमको क्या पता बड़की दुल्हन यानी कि तुम्हारा माँ का तुम्हारी चाची में थोड़ा भी नहीं पड़ता था। तनु के चेहरे पर उलझन भरे भाव आ गए। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसीलिए उसे उसकी माँ के संबंध में ज़्यादा कुछ याद भी नहीं था। बुआ दादी ने आगे कहा, भाई की छोटकी दुल्हन तुम दोनों बहन से बड़ी मीठा मीठा बोलती है। जब तुम्हारी माँ थी ना, तुम लोग को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, हर समय बस तेरा माँ से झगड़ा ही करती थी। अपना दोनों बेटी को खिया पिया के कमरा में लेके चली जाती थी और तुम दोनों बहन खाई कि नहीं खाई कोनो मतलब नहीं। तुम्हारा माँ का मरने के बाद उसका सारा गहना रख ली। तुम्हारा माँ का पास बहुत गहना था। तुम्हारी दादी का दिया हुआ गहना तो इतना था कि मत पूछो। फिर तुम्हारा नानी का भी इतना गहना था। कहाँ जाने सब गहना कहाँ है। जब श्री का ब्याह लगा था तब भी एक भी गहना नहीं निकाली थी। श्री खातिर छोटा छोटा गहना बनवाई थी। तनु बोली, दीदी की शादी के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ था बुआ दादी, अब शादी नहीं हुई तो सारे इंतज़ाम धरे रह गए। हाँ तो तब नहीं हो पाया शादी, लेकिन आज जो रिश्ता आया था का खराबी था उसमें। धनिक घर का था, लड़का तनी ला जाता था, शादी का बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये छोटकी दुल्हन चाहती ही नहीं कि तुम दोनों बहन का शादी अच्छे घर में हो। काहे कि जितना अच्छा घर रहता है ना उतना ज़्यादा खर्चा भी लगता है, और ये लोग खर्चा करना ही नहीं चाहता है। अब तो श्रद्धा कमाने भी लगी है तो अब तो और शादी नहीं करना चाहेगा ये लोग। नहीं बुआ दादी, मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं, तनु ने कहा। लेकिन उसके चेहरे के रंग तो कुछ और ही कह रहे थे। ऐसे नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उस सारा गहना के बारे में तुम लोग काहे नहीं जानती? तुम्हारा माँ का गहना पर तुम लोग का हक है, उड़तनिया और रशिया का नहीं। तो हम लोग दोनों का लिए ही आते हैं। आतना हमको कहाँ पड़ा है बेर बेर आने का। तनु पर बुआ दादी की बातों को असर होने लगा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो उठकर कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने देखा कि राशि और रतन श्री को घेरे बैठी हुई थी। तनु ने कहा, क्या हो रहा है मेरे बिना? राशि ने कहा, सही टाइम पर आए हो तनु। श्रीदी कुछ पूछ रही हैं। श्री ने सिर पीट लिया और बोली, अरे जैसा तुम लोग सब सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कल बस मुझे किसी से मिलने जाना है काम के सिलसिले में, किसी डेट पर नहीं। तनु, हाँ तो वो तो तुम जाती रहती हो, आज क्या खास है? राशि ने कहा, खास है तनु दी, तभी तो आज दी ने पूछा कि उन्हें क्या पहन कर जाना चाहिए। तनु ने हैरानी से श्री को देखा तो श्री ने खुद का बचाव करते हुए कहा, अरे मैं तो बस ऐसे ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है ना, इसीलिए मैं सोच रही थी खुद को अच्छी तरह प्रेजेंटेबल बनाकर जाऊं। रतन बोली, आज से पहले तो ऐसे नहीं पूछा। क्योंकि आज से पहले इतनी बड़ी पार्टी से मिले भी तो नहीं थी ना। श्री ने मजबूती से अपनी बात रखी। मैं कितनी खुश थी कि तुम कहीं डेट पर जा रही हो दी, लेकिन तुम तो बोरिंग हो रही हो।
श्री ने सर झुका लिया। तनु ने मुंह बनाकर कहा, डेट और वो भी दी? अगर दी को इन बातों से मतलब होता तो फिर बात ही क्या थी? तनु के पास सुनकर बाकी तीनों बहनें उसका मुंह ताकने लगी। रतन ने कहा, क्या हो गया तनु? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मैं भी बस ऐसे ही कह रही थी दी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि श्रीदी को शादी या लड़कों में कोई रुचि ही नहीं है। पर ना सोचो, मुंबई जैसे शहर से भी बिना किसी बॉयफ्रेंड के ही वापस आ गई। श्री के चेहरे के भाव बदल गए। मैं मुंबई अपने सपनों को पूरा करने गई थी तनु, बॉयफ्रेंड बनाने नहीं। तो अब बनाओ दी, बॉयफ्रेंड बनाओ, डेट पर जाओ और शादी करो। बस बुटीक से घर और घर से बुटीक की जिंदगी नहीं है। बस पैसे कमाने सब कुछ नहीं होता। श्री ने तनु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तनु आज बदली बदली सी क्यों हो तुम? कुछ हुआ है क्या? आज बहुत कुछ हो गया दी। देखा नहीं तुमने, स्नेहा आंटी इतने बड़े घर का रिश्ता लाई लेकिन नहीं हुआ ना तुम्हारा रिश्ता। ऐसे रिश्ते टूटते रहे तो हो गई फिर तुम्हारी शादी। वो भी कोई रिश्ता था क्या तनु दी? राशि से चुप नहीं रहा गया। माना कि वो लोग पैसे वाले थे लेकिन दी का कोई मैच नहीं था। राशि ने कहा, तो तुम्हारे हिसाब से दी के साथ कैसा मैच होना चाहिए? रतन ने कहा, जैसा भी हो कम से कम ऐसा तो ना हो, कोई ऐसा जो दी का सम्मान करे, उसके काम का सम्मान करे। राशि, जो दी को समझे, कम बोले ज़्यादा सुने और भी बहुत से गुण होने चाहिए। तनु अपने बिस्तर पर जाकर बोली, जो भी हो एक लड़का हो। टूके दी, तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए। तनु मुंह फेर कर लेट गई। रतन और राशि श्री की तरफ देखने लगी। किसी को भी तनु का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। तभी श्री के फ़ोन पर मैसेज आया, शाम 4 बजे, सिटी पार्क रेस्टोरेंट। श्री का दिल धड़क उठा था। युवराज ने उसे मिलने की जगह और समय बता दिया था। शाम के 4 बज चुके थे। युवराज रेस्टोरेंट में श्री का इंतजार कर रहा था। आज उसने काली शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। उसके माथे पर चंदन का टीका वैसे ही सुशोभित था, लेकिन आज एक चीज़ की कमी थी और वो थी आत्मविश्वास। आज युवराज बहुत नर्वस था। आज वो श्री को प्रपोज करने वाला था। ये युवराज के लिए चांद तारे तोड़ने की तरह मुश्किल था। और दूसरी बात तो ये थी कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो भार्गव परिवार की प्रतिष्ठा पर आँच आ जाएगी। इसीलिए उसने अपने चेहरे के निचले हिस्से को मास्क से ढक लिया था। वो श्री का इंतजार कर रहा था, लेकिन 4:20 हो चुके थे और श्री नहीं आई थी। युवराज बेताबी से श्री का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसका इंतजार लंबा होता जा रहा था। देखते देखते 5 बज गए, लेकिन श्री नहीं आई। युवराज को अब भी उम्मीद थी कि श्री ज़रूर आएगी। रेस्टोरेंट में भीड़ भी बढ़ने लगी थी। युवराज ने अपना फ़ोन निकाला। एक बार श्री को फ़ोन कर लेना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन अपनी जेब में ही वापस रख लिया। अब तक उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। वेटर आकर कई बार पूछ चुका था, इसीलिए उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया और सीधा बैठकर श्री के इंतज़ार में आंखें बंद कर ली। तभी उसका फ़ोन उसकी जेब में हरकत करने लगा। उसने फ़ोन निकाला, श्री का ही फ़ोन था। युवराज ने तुरंत फ़ोन रिसीव किया और कान से लगा लिया। युवराज के कुछ कहने से पहले श्री ने कहा, पंडित जी आप चले गए क्या? जी जी नहीं, आपसे मिले बिना कैसे जा सकता हूँ। युवराज के शब्दों में खुशी और प्यार था। तो फिर आप मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? आप कहाँ हैं? युवराज ने हैरानी से पूछा। रेस्टोरेंट एरिया में। युवराज अपनी जगह पर खड़ा हुआ और पीछे पलट कर देखने लगा। श्री फ़ोन कान से लगाए नज़रों से ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। युवराज की आंखों में राहत, प्रेम, तसल्ली और विश्वास, जाने कितने भाव एक साथ तैर गए। श्री की नज़रें कोने में खड़े युवराज तक गई ही नहीं, इसीलिए वो परेशान थी। श्री ने फ़ोन पर कहा, पंडित जी आप कहाँ हैं? युवराज अपने गुम हुए होश को ठिकाने पर लाया और हड़बड़ाकर बोला, यही हूँ मैं। तभी युवराज की नज़रें श्री के कपड़ों पर गई। उसने ब्लू जीन्स के साथ आसमानी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। युवराज ने गौर से श्री को देखा तो वो थोड़ी असहज नजर आ रही थी। युवराज तुरंत श्री की तरफ बढ़ गया। श्री की शर्ट और जीन्स पर भी मिट्टी लगी हुई थी। श्री ने जब सामने से आते हुए इंसान को देखा तो वो फौरन समझ गई कि वो युवराज है। युवराज ने श्री के पास आकर देखा तो श्री की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके हाथों में खरोंच थी और कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। युवराज ने घबराकर पूछा, अरे श्री जी ये क्या हुआ आपको? श्री ने युवराज की बात का जवाब नहीं दिया। बोली, ओह मुझे लगा था कि शायद आप चले गए होंगे। युवराज कुछ कहता उससे पहले श्री ने कहा, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर श्री वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। युवराज ने रिसेप्शन पर जाकर कुछ कहा और फिर अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद श्री खुद को साफ करके आ गई। वो बेहतर नजर आ रही थी। युवराज ने चिंतित होकर पूछा, श्री जी क्या हुआ ये सब? क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो समय पर ही बुटीक से निकल गई थी, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। क्या दुर्घटना? आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? युवराज ने फिक्र करते हुए कहा।
ये छोटी सी बात थी और कभी कभी वास्तविक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, श्री कहते हुए मुस्कुरा दी। श्री की मुस्कान देखकर युवराज की चिंता कम हो गई। तभी वेटर एक कॉफ़ी और एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर चला आया। युवराज ने वेटर से कहा, यहाँ रख दीजिए, धन्यवाद। वेटर ने श्री से पूछा, आपके लिए क्या लाऊं मैडम? श्री ने युवराज की कॉफ़ी देखी। मेरे लिए भी सेम ऑर्डर। वेटर ने सिर हिला दिया तो श्री ने कहा, थैंक यू। वेटर चला गया। युवराज ने अपनी कॉफ़ी श्री की तरफ बढ़ा दी। पंडित जी, ये तो आपकी है। मेरी हर चीज़ आपकी है तो ये कॉफ़ी भी। युवराज ने श्री की आंखों में देखते हुए कहा। श्री झेप गई थी। उसने मन ही मन कहा, नहीं श्री, झिझकने से कुछ नहीं होगा। पंडित जी ने खुद तुझे मिलने के लिए बुलाया है तो फिर क्या घबराना। युवराज ने फर्स्ट एड बॉक्स खोल दिया और दवा की ट्यूब खोलने लगा। श्री ने कहा, आपको कहीं चोट लगी है पंडित जी? जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दवा लगा सकता हूँ। श्री ने सर हिला दिया और अपनी कॉफ़ी उठा ली। तभी युवराज अपनी जगह से उठकर श्री के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसे अपने करीब पाकर श्री का दिल तेजी से धड़कने लगा था। श्री ने हैरानी से युवराज को देखा, लेकिन युवराज ने अपना पूरा ध्यान श्री की कोहनी और कलाई पर एकत्रित कर लिया था। कोहनी की चोट से खून निकलकर सूख चुका था, जिसे श्री ने पानी से साफ कर लिया था। युवराज ने अपनी उंगली पर दवा ली और श्री की कलाई पर लगाने लगा। श्री युवराज के स्पर्श से सिहर कर रह गई थी। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी अनुमति से अपनी चोट पर दवा लगा रहा हूँ। युवराज ने आराम से कहा। श्री झटके से उठ खड़ी हो गई और पलकें झपकती हुई कांपते होंठों से बोली, पंडित जी प्लीज़, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। युवराज ने लंबी सांस ली और अपना मास्क उतारकर टेबल पर रख दिया। श्री ने युवराज को देखा, जिसके चेहरे पर असीम शांति थी। युवराज ने श्री की तरफ देखे बिना ही श्री की कलाई थाम ली और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। उसने श्री की कलाई और कोहनी पर दवा लगाते हुए कहा, मुझे ज्ञात है कि आपके हृदय में सैकड़ों प्रश्न हैं। इससे पहले कि आप वो प्रश्न मेरे सामने रख पाएं, मैं स्वयं हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। युवराज ने एक हाथ से श्री की हथेली थाम रखी थी और दूसरे हाथ से उसकी चोट पर दवा लगाता रहा। जहाँ श्री को युवराज के प्रेम की गर्माहट की अनुभूति हो रही थी, वहीं युवराज के हृदय को अजीब सी शीतलता का अनुभव हो रहा था। श्री का दिल जोरों से धड़क रहा था तो युवराज का दिल राहत महसूस कर रहा था। युवराज ने श्री को एक नज़र देखा, फिर बोला, मैं जानता हूँ कि आपको हमारी पहली भेंट बहुत अच्छी तरह से याद है। श्री के गाल गुलाबी होने लगे थे। वो पहली मुलाकात वो कैसे भूल सकती थी। हाँ, युवराज की सूरत बदलने के कारण कई दिन तक वो उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन उसके जहन में वो दुर्घटना भी अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ चुका था। युवराज ने आगे कहा, मैं भार्गव परिवार से हूँ। भार्गव उच्च ब्राह्मण होते हैं। हमारा परिवार आश्रम व्यवस्था को मानता आया है। आश्रम व्यवस्था तो जानती है ना आप? श्री ने सर हिला दिया। युवराज ने कहा, अपने प्रारंभिक जीवन के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद हमारे जन्मदिन के दिन हमारी सगाई तय गई थी। उसके कुछ दिनों बाद हमारी शादी थी। युवराज ने सारा कुछ श्री से कह सुनाया। श्री स्तब्ध थी। युवराज दवा लगाने के बाद अपनी जगह पर जा बैठा था। श्री हैरानी से बस युवराज को देखे जा रही थी। इस वक्त उसके कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। युवराज ने श्री से पूछा, क्या सोच रही हैं आप? श्री जैसे होश में आई हो वो हड़बड़ा गई। वो कभी अपने बाल ठीक करती तो कभी अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगती। श्री जी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। श्री ने युवराज को देखकर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं पंडित जी? मैं आपसे सिर्फ आपको चाहता हूँ श्री जी। युवराज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। सर्वप्रथम मैंने जिस स्त्री को स्पर्श किया वो आप थी। इस संसार में एकमात्र आप ही वो स्त्री हैं जिसे मैं स्पर्श कर सकता हूँ। इसीलिए मैं आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। श्री को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि युवराज कुछ ऐसा भी कह सकता है। उसे शक था, लेकिन यूँ अचानक की शादी का प्रस्ताव सुनकर श्री हैरानी से युवराज को देखती रही। मैं आपके अलावा किसी भी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूँगा। आपको मैंने हृदय में स्थान दे दिया है, इसीलिए कभी कभी आपके साथ सहज ही कुछ कह जाता हूँ। अन्यथा आपके अतिरिक्त मैं किसी भी कन्या की तरफ दृष्टि भी नहीं डालता। बस आप मुझसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो जल्दी मैं अपने परिवार से भी बात कर लूँगा। श्री एकटक युवराज को देखती रही और फिर बोली, पंडित जी, आपने जो भी कारण बताया ये वजह काफ़ी नहीं है जिससे कि मैं आपके लिए शादी के लिए तैयार हो जाऊं। युवराज के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। क्या ये कारण पर्याप्त नहीं है? ये कारण आपके लिए पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप मेरे अलावा किसी और लड़की को छू नहीं सकते, इसीलिए आपने मुझसे शादी का फैसला कर लिया। लेकिन ये आपका फैसला है और आपका कारण भी। एक तरह से देखा जाए तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए आपने ये फैसला कर लिया।
लेकिन इसमें मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। युवराज के चेहरे पर उलझन और हैरानी के भाव दोनों आ गई। एक दुर्घटना हमारी शादी का कारण नहीं बन सकती। रेस्टोरेंट के उस कोने में बैठे युवराज का चेहरा श्री की बात सुनकर सफ़ेद हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि श्री उसे इनकार भी कर सकती है, पर अब वो वहाँ बैठा यही सोच रहा था कि उसने श्री के नज़रिए से क्यों नहीं सोचा। अब मुझे चलना चाहिए पंडित जी, युवराज ने हड़बड़ा कर कहा। कुछ समय के लिए और रुक जाइए, कम से कम अपनी कॉफ़ी तो ख़त्म कर लीजिए श्री जी। श्री चुपचाप बैठ गई, लेकिन अब उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। युवराज के चेहरे पर एक उदासी आ गई थी। मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ श्री जी, फिर भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ। श्री ने युवराज को देखा। युवराज गंभीर नजर आ रहा था। युवराज ने श्री की आंखों में देखकर बहुत उम्मीद से कहा, मेरे प्रस्ताव के विषय में पुनः अवश्य विचार करिएगा। मैं आजीवन आपकी प्रतीक्षा में रहूंगा। युवराज का उदास चेहरा देखकर श्री के दिल में टीस सी उठी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी कॉफ़ी खत्म की और बोली, कॉफ़ी के लिए धन्यवाद पंडित जी। आशा करती हूँ कि हमारी आज की मुलाकात का असर मेरे काम पर नहीं पड़ेगा। जब तक आशी की शादी नहीं हो जाती, मेरा आपके घर आना जाना लगा ही रहेगा। चलती हूँ। श्री वहाँ से चली गई और युवराज वहीं बैठा रहा। युवराज भी थोड़ी देर बाद उठकर वहाँ से निकल गया। संजय घर में बेसब्री से युवराज का इंतजार कर रहा था। युवराज मुरझाए हुए चेहरे के साथ आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। संजय उसके पीछे भागा। इधर श्री का भी यही कुछ हाल था। युवराज के लिए उसके मन में भावनाएं जन्म ले चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। इसकी कई वजह थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसे अपनी बहनों के को अच्छे से सेटल होने से पहले शादी करनी ही नहीं थी, और ऊपर से युवराज ने जिस तरीके से अपना प्रस्ताव रखा था, श्री ने इनकार करना ही सही समझा। श्री अपने अंदर उठे तूफान को समेटे हुए अपने कमरे में पड़ी हुई थी। वो अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रतन पुष्पा जी की मदद कर रही थी और राशि हॉल में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तनु बुआ दादी के पास बैठी हुई थी। खाने का वक्त हो चुका था तो रतन श्री को बुलाने आई। दी चलो, खाना तैयार है। श्री ने आंखें खोल दी और अपना फ़ोन हाथ में लेकर धीरे से बोली, रतन आज मन नहीं है, प्लीज़ मम्मी पापा को तुम संभाल लेना। लेकिन दी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस यूं ही। क्या बात है दी, किसी कस्टमर से कोई बात हो गई क्या? नहीं, सब ठीक है रतन, मैं बस सोना चाहती हूँ। रतन कुछ पल चुप हो गई। श्री अपना फ़ोन देखने लगी। वो बार बार युवराज के नंबर को देख रही थी, जो कई घंटों से ऑनलाइन आया ही नहीं था। उसकी उंगलियां फ़ोन पर ही जमी हुई थी। उसे कहीं न कहीं युवराज के मैसेज का इंतज़ार था। रतन कुछ पल तक श्री की हरकत देखती रही, फिर बोली, दी अगर सोना होता तो तुम यूँ फ़ोन पकड़े किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं कर रही होती। श्री चौंक गई। क्या रतन, कुछ भी बोलती हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो ये बताओ कि आज जिस क्लाइंट से मिलने वाली थी उसके साथ बात बनी? श्री ने कुछ सोचते हुए नाम में सर हिला दिया। क्यों? उसे मेरा मतलब आपका काम पसंद नहीं आया? श्री ने उठकर बैठते हुए कहा, मैंने ही प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। रतन को श्री के पास समझ नहीं आ रही थी। रतन ने श्री को झकझोरते हुए कहा, दी पहले ये बुझाना बंद करो, प्लीज़ साफ साफ कहो ना। श्री ने पूछे स्वर में कहना शुरू किया, मैं उस क्लाइंट से इम्प्रेस थी, लेकिन उसने पहली मीटिंग में मुझे अपना पार्टनर बनने का ऑफ़र दे दिया। पार्टनर? मेरा मतलब था बिजनेस पार्टनर। तो वो मैंने ऑफ़र मना कर दिया। आई विश कि पहले हम दोनों एक दूसरे को समझते, टाइम स्पेंड करते, फिर मैं अपनी शर्तें या डिमांड रखती, उसके बाद डिसाइड होता कि हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं। दी आप अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी या डेट पर? आप तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली डेट पर लड़के ने आपके सामने शादी का प्रपोजल रख दिया हो और आप मना कर आई हो। तू पागल हो गई है, कुछ भी सोच लेती है। श्री ने छेप कर नजरें चुराते हुए कहा, बहकी बहकी बातें आप कर रही हो, पागल मैं हो गई हूँ। दी आप चिंता मत करो, अगर आप उससे इम्प्रेस थी तो वो भी आपसे इम्प्रेस होगा। देखना वो फिर से ज़रूर मिलेगा, और अब जब वो मिले तो उसे आप अच्छे से समझा दीजिएगा। श्री ने अपने गालों पर हाथ रख लिया और सोचने लगी, उफ, जहाँ पंडित जी ने इतने साल इंतज़ार किया तो कुछ साल और रुक नहीं सकते? काश कि उन्होंने कुछ वक्त दिया होता, एक दूसरे को जानने समझने के बाद शादी का फैसला करते। अब ये क्या बात हुई कि एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें मुझसे शादी करनी है? ऐसी शादी से क्या मिलने वाला है जो शादी का आधार प्यार, इश्क, मोहब्बत और विश्वास न होकर एक दुर्घटना हो? वो शादी ना ही हो तो अच्छा है। इधर रतन के दिमाग में भी अलग ही खिचड़ी पकने लगी थी। तो ये क्लाइंट के लिए इतनी उदास नहीं हो सकती, ये पक्का इश्क विश्क का मामला है। लेकिन वो लड़का है कौन, कैसे पता करूं? रतन और श्री दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थी। तभी पुष्पा जी की आवाज़ आई, बाबू रतन क्या करने लगी हो जी? आओ, खाना ठंडा हो रहा है। हम आ रहे हैं मम्मी।
रतन और श्री दोनों ने एक साथ कहा। इधर संजय भी हारा हुआ अपने कमरे में औंधे मुंह पड़ा हुआ था। संजय ने जोर से दरवाज़ा खोला और अंदर आते हुए बोला, पंडित बे, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ और तू सीधा कमरे में चला आया। बता तो सही भाभी से क्या बात हुई। युवराज अपनी जगह से हिला भी नहीं। संजय ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया तो युवराज ने कहा, इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है संजू। संजय चौंक गया। युवराज की आवाज़ में उदासी साफ झलक रही थी। संजय ने कहा, पंडित एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब उठ और बता कि बात क्या हो गई, क्यों परेशान है। भाभी का रिश्ता कहीं और हो गया क्या। युवराज चौंक कर उठ बैठा। संजू, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। पंडित अब बताओ बे, क्या बात हुई भाभी से। युवराज ने उदास आवाज़ में कहा, उन्होंने कहा कि एक दुर्घटना हमारी शादी का आधार नहीं हो सकती। संजय से हैरानी ने कहा, शादी शादी की बात कहाँ से आ गई। युवराज ने संजय को उलझन भरी नज़रों से देखा और फिर पूरी बात विस्तार से बता दी। संजय सर पर हाथ रखकर बैठ गया, फिर अचानक ही ठाका मारकर हंसने लगा। हंसते हंसते वो अपना पेट पकड़कर बैठ गया। उसे हंसता देखकर युवराज पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे गुस्सा आने लगा था। संजू, तुम हमारी दुर्दशा पर कैसे हंस सकते हो। श्री जी ने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है, ये जानकर भी तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। संजय ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और युवराज के पीठ पर मुक्का जमाते हुए बोला, इसीलिए कहता था मैं कन्याएं नहीं देख सकता, लेकिन फिल्में ही देख लिया कर। पहली डेट पर शादी के लिए कौन पूछता है बे। युवराज ने वह सिकोड़ कर भोली शक्ल बनाते हुए कहा, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है संजू। संजय ने मुस्कुराते हुए युवराज से कहा, अरे मेरे भोले पंडित, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे भाभी को प्रभावित करना था, लेकिन तूने अपनी दुख भरी कहानी, अपनी बेचारगी और अपनी मजबूरी सुना दी। तुझे उनका प्रेम चाहिए या दया की भीख। लोग दया करते हैं तो सहानुभूति देते हैं, प्रेम नहीं। और भाभी ने तुझे ये कहा कि दुर्घटना शादी का आधार नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने इनकार तो नहीं किया। युवराज कुछ समझा, लेकिन पूरी बात उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी। दोस्तों, बहुत हंसी आ रही है। ये अपने भोले भाले युवराज पंडित क्या कर आए हैं। संजय की बातों ने तो पूरा ही हंसा डाला। अब जाने क्या होगा आगे। किस किस को लगता है कि युवराज सही है और किसे लगता है श्रद्धा अपनी जगह सही है और संजय की बातें सही हैं। अब जल्दी जल्दी अपनी समीक्षाओं की वर्षा बरसा दीजिए प्रिय मित्रों जी।